दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागत है इस पार्ट 2 वीडियो में IBACIO गाइडेंस सीरीज़ का। आप में से कोई भी ऐसा गलतफ़हमी बिल्कुल भी मत रखिए कि ये एक यूनिफ़ॉर्म जॉब है, क्योंकि मैं पहले ये बात साफ़ कर चुका हूँ कि ये बिल्कुल भी यूनिफ़ॉर्म जॉब हो ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि ये एक सीक्रेटिव जॉब है। यहाँ यूनिफ़ॉर्म मिलने का वो ऐसे IAS IPS या ब्यूरोक्रेट्स की तरह अपना कार मिलने का, अपना ऑफिस मिलने का, इस सब का कोई भी चांस ही नहीं है, कोई बात ही नहीं बनता, क्योंकि ये एक सीक्रेटिव जॉब है। और ये कुछ यहाँ पे प्रमोशन भी बहुत स्टैग्नेंट है, तो उन सब चीज़ों के लिए आप कोई उम्मीद मत रखिए, क्योंकि यहाँ पर वो ज़रूरी भी नहीं है और वो फिजिबल भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है किसी भी कोने से। तो यहाँ पर आपको पहले 3-4 साल में ACIO 1 प्रमोशन शायद मिल भी जाए, लेकिन वो बहुत ही पॉसिबल है, लेकिन उसके बाद बहुत ही स्टैग्नेशन आ जाता है। तो उसके बाद आपको करीबन 10-12 साल वेट करना पड़ता है DCIO तक बनने के लिए, जो गेजेटेड पोस्ट है। और अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट होकर ज्वाइन करते हैं तो आपका प्रमोशन बहुत फास्ट होगा कंपैरेटिवली, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट से JIO 2 यानी कि जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर 2, और फिर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर 1, फिर ACIO 2, फिर ACIO 1, यहाँ तक का प्रमोशन बहुत फास्ट ही होता है। मेरा एक फ्रेंड का अपना मामा, वो सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव होकर बहुत साल पहले IB में ज्वाइन किए थे, और उसके बाद 2021 साल के अराउंड उसका पोस्टिंग बांग्लादेश में था, क्योंकि IB का जो जुरिडिक्शन है, जो दायरा है काम करने का, वो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ जिनके साथ हमारे बॉर्डर शेयर करते हैं उनके साथ भी होता है, वहाँ का भी पोस्टिंग का प्रोविज़न है। तो उसका पोस्टिंग बांग्लादेश में था, जो जितना सुनने को मिला था उससे। तो उसका तब का सैलरी 1.5 लाख से भी ज़्यादा था शायद, जो मुझे बताया गया था। और वो खुद ही शायद बांग्लादेश ज़्यादा पोस्टिंग अलाउंस वगैरह लेने के लिए शायद बांग्लादेश खुद ही जाना चाहते थे, तो फॉरेन पोस्टिंग। और IB का ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पे आपका रीजनल ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पर आपका इंटरव्यू होने वाला है, वहाँ पर भी आपको जाकर देखने को मिलेगा कि वो कुछ सीक्रेट जगह नहीं है, बस बड़े बड़े शहरों में किसी छोटे छोटे कोने में वो मिलेगा ऑफिस, लेकिन ऑफिस बहुत ही शानदार बढ़िया होगा। तो वो कुछ सीक्रेट प्लेस तो नहीं है, सीक्रेट रखा भी नहीं उस तरीके का जा सकता। तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फॉरेन पोस्टिंग ट्रेनिंग का शायद चार्ट्स वगैरह, ऐसा नेम के लिस्ट देखने को मिल जाए। और और हमारे जो 2020 का नोटिफिकेशन था, उस बार से एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस हुआ था, शायद उसीलिए इंटरव्यू भी बहुत डिलेड हो चुका था, कि साइकोमेट्रिक टेस्ट, क्योंकि RRB ALP या कुछ NTPC में भी शायद कुछ दो गिने चुने पोस्ट में साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, लेकिन भारत का जो सबसे कठिन, सबसे टफेस्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट माना जाता है, वो शायद SSB का होता है। SSB का इंटरव्यू प्रोसेस UPSC से भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा टफ है। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं डिफेंस एस्पिरेंट तो कभी थी ही नहीं, लेकिन उसका इंटरव्यू शायद 4-5 दिन तक चलता है, और बहुत ही ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली चैलेंजिंग, डिमांडिंग होता है। होना भी चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेड और हाईली अर्निंग जॉब्स हैं। हमारे आर्म्ड फोर्सेस और मिलिट्री का टॉप ब्रास वहाँ से ही शायद रिक्रूट होते हैं। तो जितने भी स्पेशल कमांडो फोर्स या फिर एलिट कमांडो हमको देखने को मिलता है, तो SSB का इंटरव्यू में जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है वो एक पूरा दिन चलता है, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। बहुत ही प्लेन साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ था। उसमें बस आपका जो साइकोलॉजी है उसका शायद एक ग्राफ या मेट्रिक वगैरह कुछ वो लोग रिपोर्ट बाहर निकाल के दे रहे थे, तो उसके लिए कोई भी ट्रेनिंग लेने का ज़रूरत आवश्यकता नहीं था। लेकिन बहुत सारे लोग जो फर्जी गाइड थे, जैसे कि जाहिल निप्पल, जिसका असली नाम मैं ले नहीं सकता, शायद गुजरात के से इंग्लिश टीचर थे, तो वैसे लोग बहुत सारा स्टूडेंट से पैसे इकट्ठे किए इसके दौरान, लोगों को भड़काए। लेकिन जो भी ऑथेंटिक सोर्सेस थे, जो जिससे हम भी कुछ टेलीग्राम या अदर प्लेटफॉर्म से हेल्प हम सभी ने ले चुके थे, तो उसने ही सही बताए थे। वही हमको बाद में देखने को मिला कि वो सब लोग बिल्कुल ही जेन्युइन थे। तो उन्होंने बताया था कि इसके लिए कोई भी SSB की तरह या फिर
आरआरबी की तरह भी, कोई रेलवे एग्ज़ाम की तरह की भी कोई भारी ट्रेनिंग या कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत आसानी रहेगा। वो बस स्क्रीन में बहुत ही फास्ट कुछ एमसीक्यूज़ वगैरह देते रहेंगे। उसमें हमको चॉइस करना है कि हम एज ए पर्सन क्या चूज़ करेंगे, हमारा क्या प्रायोरिटीज़ है, क्या थॉट प्रोसेस है। तो और हमें इंटरव्यू में देखने को मिला था कि वो जो साइकोमेट्रिक टेस्ट का रिपोर्ट ही शायद उनके पास, पैनलिस्ट के पास रखा हुआ था, वो कुछ ज़्यादा ध्यान उस पे नहीं दे रहे थे। उनका भी बहुत जल्दबाजी था, क्योंकि हर पैनलिस्ट बहुत ही सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर होता है, उनका भी बहुत वर्कलोड होता है। आप अगर पीएससी में इंटरव्यू देने जाओगे, मैं डब्ल्यूबीपीएससी में मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यू क्लियर कर चुका हूँ, तो मुझे भी देखने को मिलता है कि खास करके जो पीएससी के मेंबर्स होते हैं, जो पैनल डिफरेंट पैनल्स के चेयरमैन्स होते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा ही जल्दबाजी रहता है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि 10-12 मिनट से भी ज़्यादा किसी ज़्यादातर कैंडिडेट्स की इंटरव्यू में जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि 10 मिनट्स के अंदर अंदर ही हम सिलेक्शन या रिजेक्शन कर पाए। और जिस बंदे पे वो उन लोगों का डाउट रहता है, फिर उस बंदे का इंटरव्यू लंबा चलता है। ज़्यादा सर यही देखने को मिलता है, 15-20 मिनट तक चल जाता है कुछ बंदे का इंटरव्यू। लेकिन जिसका एक्सेप्शनली गुड जाता है, जैसे कि मेरा उस दिन लकीली गया था फॉर्चुनेटली, तो 10-12 मिनट के अंदर अंदर हो गया था। वो लोग बहुत ही कॉम्प्लीमेंट दिए थे मुझे, जो शायद ही किसी को मिला था, क्योंकि ऑल इंडिया ग्रुप्स में मैं था। कोई नहीं बताया सुन के भी कि किसी को भी ऐसा कुछ मिला है या फिर मिल भी सकता है, कोई सोचा भी नहीं था। और वो सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर होता है, तो वो उतना उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वो खुद जो देख रहे थे उस पर ही ध्यान दे रहे थे। और मेरा जो एक जानी पहचानी फेसबुक का फ्रेंड था उस समय, तो वो बहुत ही वोकल था। वो एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट था। वो बहुत ही ज़्यादा पब्लिक फोरम में अपने ओपिनियंस को लेकर, जो शायद बहुत टू अ ग्रेट एक्सटेंट सही भी था, लॉजिकल रैशनल भी था, तो वो उस सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ही वोकल और ओपन थे। लेकिन उसने गलती क्या कर दी थी कि वो इंटरव्यू हमारे उस इंटरव्यू में जाकर शायद डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली करेक्ट जो उसको सही लगता था, जो कि शायद सही थे भी, कुछ हिस्सा, या टू सम एक्सटेंट, टू अ ग्रेट एक्सटेंट सही था भी, तो उसने बता दिया था। तो उसको बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेट करके रिजेक्ट कर दिया गया था, बहुत ही ज़्यादा डाउन कर दिया गया था उसका मोरल। लेकिन उसको तब पता नहीं था, क्योंकि वो हमारी तरह किसी भी एक भी प्रॉपर गाइड से कुछ भी बेसिक इनपुट्स उनको नहीं मिला था कि ये कहीं पर कहाँ पर अलग है यूपीएससी इंटरव्यूज़ या अदर पीएससी इंटरव्यूज़ से। और उसको ये मालूम नहीं था। फिर उसने मुझसे बात की, अब रिजेक्शन हो जाने के बाद मुझसे बात की। मैं उसको बताया, शायद अब भी उसका अकाउंट तो खैर डीएक्टिवेटेड है, लेकिन बहुत सालों से, लेकिन शायद अब भी वो मिल जाए स्क्रीनशॉट, क्योंकि उसको मैंने क्लियर कट बता दिया था कि क्या है, क्या कुछ नहीं है, क्या कुछ नहीं करना है। तो उसके बाद मुझे भी जानकर बहुत हैरानी हुई कि वही सेम बंदा जो उसके अगले रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, जो शायद 2023 में निकला था, मुझे याद नहीं, तो उसमें वो बंदा सिलेक्ट हो गया। वही सेम बंदा, वो जिसको मेरा फेसबुक फ्रेंड था, वो सिलेक्ट हो गया था IBSEIU में। मुझे भी जानकर बहुत हैरानी हुआ था ये कि ये कैसा चीज़ है कि एक ही बंदा, लेकिन बस लाक और ग्रूमिंग का तो फ़र्क से कितना ज़्यादा ही ज़मीन आसमान का फ़र्क बन जा रहा है। क्योंकि ये होना नहीं चाहिए शायद, लेकिन वो लोग भी बस यही देखना चाहते हैं कि आप एक राइट विंग इंक्लाइंड इंस्टीट्यूशन को साफ करने जा रहे हो, और आप पॉलिटिकल जो रूलिंग पार्टी है वो भी एक राइट विंग पार्टी है। सो वो लोग देखना चाहते हैं कि आप कितना हाई मोरल से हो, आप कितना ज़्यादा इसको झेल पाओगे, सह पाओगे। तो उनको भी यही देखना है, क्योंकि हमें भी ट्रेनिंग सेंटर में जाकर जो पिछले साल के 15-16 लोगों से जो पिछले रिक्रूटमेंट प्रोसेस से थे, लेकिन उसका बस 1 महीने का इमिग्रेशन प्रोविजनल पोस्टिंग दे गया था, ट्रेनिंग देकर, 1 महीने का ट्रेनिंग देकर 1 साल से भी ज़्यादा इमिग्रेशन एयरपोर्ट का विंग में दे गया था। तो उनसे भी जानने को मिला, जो कि बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है कि एकदम इंडिपेंडेंस की आज़ादी के बाद से ही IB जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन पर, ये सेंट्रल एजेंसीज़ पर ये आरोप है, जो कि बहुत मायने में सही भी है, कि वो पॉलिटिकली यूज्ड होता है एज ए वेपन ऑफ द सेंट्रल रूलिंग पार्टी।
तो भारत के ज़्यादातर हिस्सों में शायद उन लोगों को पॉलिटिकल काम ही करना पड़ता है, जहाँ पर ज़्यादा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म या फिर इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म या फिर नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के तरह कुछ मिलिशिया मिलिटेंसी देखने को नहीं मिलता है। तो वहाँ पर उन लोगों से पॉलिटिकल काम ही ज़्यादातर कराया जाता है। तो कुछ, क्योंकि आप सोच कर देखिए, अगर मध्य प्रदेश या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में एक बंदा या फिर यहाँ उड़ीसा में एक बंदा, उसका क्या ही सिक्योरिटी, राजस्थान में पोस्टेड एक बंदा क्या क्या ही ज़्यादा सिक्योरिटी काम रहेगा। क्योंकि अब तो आपको थोड़ा लॉजिकल रैशनल रहना है, लेकिन वो उसका जो अल्टीमेट आउटकम है, अपना जो डिसीज़न है, वो थोड़ा राइट विंग इंक्लाइंड और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह इंक्लाइंड बायस थोड़ा सा रहना चाहिए, ताकि आप ये इंटरव्यू क्लियर कर पाओ। लेकिन दोस्तों, मैं ये बात बिल्कुल भी साफ कर देना चाहूँगा कि इंटरव्यू या किसी भी स्टेज के दौरान आपको कुछ ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा खर्चा पाती करने का, कोई भी खपत करने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम भी बहुत सारे हज़ारों लोगों की तरह कहीं पर राइट गाइडेंस भी मिल गया था, लेकिन बहुत सारी जगह पर, ज़्यादातर जगह पर तो या फिर या तो बहुत ही फ्रॉड, फर्जी और जाहिल निप्पल की तरह लोग थे, या फिर बुरेट एंड पिपेट, ये जो नाम मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये एक यूट्यूब चैनल का चेंज्ड नेम है, क्योंकि मैं असली नेम बता नहीं सकता यहाँ। तो वो एक सेंट्रल आर्म फोर्स की चैनल थे, यूट्यूब चैनल। तो वो कुछ पेड प्रोग्राम चला नहीं रहे थे, लेकिन जब इंटरव्यू बहुत देर तक वो लोग खींचे, ऑर्गेनाइजेशन IB MHA, लेकिन तब वो लोग सिर्फ एक ही मॉक इंटरव्यू अरेंज किए थे, जब उनको भी देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा ही लेट हो रहा है रिक्रूटमेंट को। तो बस ये कि, लेकिन वो बहुत ओवर प्राइस थे। वो डिसेंट तो थे, वो प्लेटफॉर्म डिसेंट थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो अपने वर्थ के ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस थे, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी थे। वो सेंट्रल जो आर्म्ड फोर्स के तैयारी करवाते हैं, उनका खुद का इंस्टीट्यूट है, वो शायद हस्बैंड वाइफ है। उस समय शायद हस्बैंड वाइफ नहीं थे, लेकिन आप बन चुके होंगे इतने दिनों बाद। तो वो खुद ही इंटरव्यू ले रहे थे, कोई भी बाहर का बंदा उसमें नहीं था, यहाँ तक साइकोलॉजिस्ट भी नहीं था। कोई भी इंटरव्यू पैनल में IB या शायद सिविल सर्विस के इंटरव्यू के पैनल में भी आपको एक साइकोलॉजिस्ट देखने को मिलेगा। हमको भी IB का इंटरव्यू में एक साइकोलॉजिस्ट देखने को मिले थे, जिसके आगे नहीं लिखा रहा था कि वो साइकोलॉजिस्ट है, ऑब्वियसली नहीं लिखा रहता है, लेकिन हमें पहले भी मॉक इंटरव्यू के दौरान बताया गया था कि ऐसा एक बंदा रहेंगे जो सर जो साइकोलॉजिस्ट होंगे, तो उसका एक ही काम होगा, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना, उसको कोई भी बातचीत नहीं करना आपसे, लेकिन वो आपको कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करेंगे, आपकी हरकत, आपकी जो रिएक्शंस, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, और वो अपना रिमार्क्स उन लोगों को देंगे। तो ये जो बुरेट एंड पिपेट करके कुछ शायद यूट्यूब चैनल्स थे, वो उनके जो मॉक इंटरव्यूज़ थे, कि एक सिंगल मॉक के लिए वो 2,000-3,000 रुपये तक चार्ज कर रहे थे उस टाइम 2021 में। लेकिन वो किसी भी एंगल से लेजिटिमेट नहीं लगेगा किसी को। यहाँ तक कि IAS का इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू लेने के लिए भी कोई इतना तो शायद चार्ज नहीं करता, और ज़्यादातर मॉक इंटरव्यूज़ तो फ्री में ही देने को मिल जाता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी, क्योंकि उनका भी एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी हो जाता है। तो इसका हम जो प्रॉपर एक जो अफोर्डेबल एंड डिसेंट इंस्टीट्यूट से, कुछ टेलीग्राम चैनल से, जो कुछ इंस्टीट्यूट मतलब टेलीग्राम चैनल, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है और उसका कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं है उसके बाद, बस शायद कोई IB में ही प्रीवियसली सिलेक्टेड बंदा चला रहा था। तो उसमें हम लोग एक साथ स्टडी उसके साथ जुड़े हुए थे, वो कुछ एस्पिरेंट्स जिनका सिलेक्शन भी बाद में हो चुका था मेरी ही तरह। तो हम सब बहुत ही कॉन्फिडेंट थे कि हमें ये नहीं चाहिए, हमको इसमें नहीं फंसना है, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, चाहे वो जो जितने भी अच्छा हो। तो हम बिल्कुल सही थे, हम स्पॉट ऑन थे। और एक और बंदा था जो कि फ्रॉड किए थे एकदम शुरुआत में ही, क्योंकि वो बंदा हमारी तरह एस्पिरेंट्स थे, लेकिन वो एक IB सर्विंग ऑफिशियल बनकर वो फ्रॉड कर रहे थे। लेकिन वो बहुत ही डिज़र्विंग एस्पिरेंट थे, बहुत ही स्टूडियस मेरिटोरियस एस्पिरेंट थे, इसलिए हमको पहले पता नहीं चला, लेकिन बाद में जब पता चला वो हम सबको पैसा लौटा दिया था।
तो ऐसा कुछ भी ट्रैप में आप लोगों को नहीं फंसना है, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैं ये सीरीज़ चला रहा हूँ और चलाऊँगा भी, अगर आप लोगों मेरे से जुड़े रहे। और बहुत सारे हमको भी बहुत सारे लोगों की तरह ही एक बहुत ही अनोखी चीज़ देखने को मिला था। देखिए, हर देश का जो दो इंटेलिजेंस एजेंसीज होता है, प्राइमरी इंटेलिजेंस एजेंसीज दो होता है। आप यूके को देखिए, यूनाइटेड किंगडम, उसका भी दो एजेंसीज है। MI5 है डोमेस्टिक इंटेलिजेंस के लिए और MI6 है फॉरेन इंटेलिजेंस के लिए। वैसे ही हमारा डोमेस्टिक इंटेलिजेंस के लिए IB इंटेलिजेंस ब्यूरो है और फॉरेन इंटेलिजेंस के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ है। अब इसराइल का जो मोसाद है, जो सबसे बड़े दो तीन टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज में आता है, वो भी उन लोगों का फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी ही है। तो हमारे पहले ये दो एजेंसीज नहीं हुआ करते थे, सिर्फ एक ही हुआ करते थे आज़ादी से पहले से ही, वो है इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये वर्ल्ड्स का वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज है। इसका जो रूट्स है वो आपको देखने को मिलेगा सिपाही म्यूटिनी की समय में, जो कि सिपाही जो म्यूटिनी हुआ था 1857 में, जिसको सिपाही म्यूटिनी के साथ साथ पहली आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है। तो उसमें अंग्रेज़ों को देखने को मिला था, अंग्रेज कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि उनका इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से ही ये सब शायद ये ऐसा बड़ा म्यूटिनी उनके बिल्कुल सामने हो गया, लेकिन उसको पहले से कोई भी खबर नहीं था। इसलिए उसको ये नीड महसूस हुई, ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमको एक इंटेलिजेंस एजेंसी गैदर करना चाहिए, एक सेटअप करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, जिससे हमको पहले से ही पता चले कि क्या हो रहा है, क्या प्लॉट हो रहा है उनके खिलाफ अंदर अंदर। तो इसीलिए 1885-87 की करीबन ये इंटेलिजेंस ब्यूरो बनाया जाता है। और फिर जो भारत को आज़ादी मिलता है 1947 में, और उसके बाद 1962 में चाइना के साथ हमारी एक बहुत ही बड़ा युद्ध होता है, जिसमें हमारी बुरी तरीके से हार हो जाता है। और उसके बाद ही 1965 पाकिस्तान के साथ वार हो जाता है। भले ही हम उसमें जीत जाते हैं, लेकिन हमको ये बात साफ साफ इंडिया गवर्नमेंट को पता चल जाता है, पूरी दुनिया की तरह, कि इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से ही ये दोनों वार के लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। ये दोनों वार हमको बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड लड़ना पड़ा और बहुत ज़्यादा ही नुकसान झेलना पड़ा। तो इसीलिए 1968 में IB की वर्क प्रेशर को थोड़ा कम करने के लिए और IB की वर्क को और भी ज़्यादा इंटेलिजेंस अमासिंग की वर्क को और भी ज़्यादा एफिशिएंट करने के लिए 1968 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग स्थापित किया जाता है, जो वो भी RTI के दायरे के बाहर रखा गया है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और बहुत सारे अलग इंस्टीट्यूशंस की तरह ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट्स के अंदर ताकि इसके बारे में किसी को पता नहीं चले, कि हमको किसी को भी नहीं पता कि IB या रॉ की बजट क्या है, कैसे कौन कौन उसमें रिक्रूट होता है। आप रॉ का एक इक्विवेलेंट पोस्ट है ACIO 2 का, वो इक्विवेलेंट पोस्ट है डेप्यूटी फील्ड ऑफिसर। अब रॉ में बहुत सी किस्म के लोगों को बहुत से अलग अलग डिपार्टमेंट से डेपुटेशन में भी रिक्रूट किया जाता है, कुछ लोगों को डायरेक्ट रिक्रूट किया जाता है, बहुत सी तरीके से ये रिक्रूटमेंट होता है, किसी को भी कुछ फार्म आइडिया नहीं है। 2021 के करीबन एक रिक्रूटमेंट निकला था, जिसमें वो लोग 20 अलग अलग विदेशी भाषाओं के लिए कैंडिडेट्स ढूंढ रहे थे DFO पोस्ट में। और उसके लिए बस कैंडिडेट्स को उस 20 भाषा में से किसी एक विदेशी भाषा में नेशनल लेवल की सर्टिफिकेट या डिप्लोमा चाहिए थी, एलिजिबिलिटी, एंड देन ग्रेजुएट के साथ साथ उनको उस सब्जेक्ट फॉरेन लैंग्वेज के टेस्ट में भी पास होना था। और फिर इंटरव्यू जैसा होता है तो वो तो होगा ही, लेकिन वो सब्जेक्ट की लिस्ट में रशियन के अलावा कोई भी सब्जेक्ट मुझे पहचाना नहीं लगा। वो बहुत ही अनकॉमन रिमोट लोकलाइज लैंग्वेज थी, शायद फॉरेन के कुछ रिमोट हिस्से में। तो ये तो गया एक स्पेशल टाइप का DFO का रिक्रूटमेंट रॉ का। लेकिन उसके बाद भी अगर स्टेट पुलिस से शुरू करके एकदम आप अगर देखें तो आर्म फोर्सेस, पैरामिलिटरी, सारे ही ऑर्गेनाइजेशंस में रेवेन्यू इंटेलिजेंस, एक्साइज इंटेलिजेंस, कस्टम्स इंटेलिजेंस, ऐसे सारे ही ऑर्गेनाइजेशन में रॉ सीक्रेटली कुछ ना कुछ लोगों को दुनिया की हर इंटेलिजेंस एजेंसी रिक्रूट करता है, स्पेशली फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज।
जिसका काम बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और अहम होता है इन सब चीज़ों में। तो हम में से जिन लोगों को इंटरव्यू आईबी का क्लियर नहीं हुआ था, हम बहुत चौंक गए थे बाद में जब ये पता चला हम सब को ऑल इंडिया ग्रुप से कि उनमें से एक सर्टेन पोर्शन को सेपरेट मेल भेज के रॉ इंटरव्यू में बुलाया गया था, फिर से एक इंटरव्यू में जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ था। और हमको पहले लगा कि ये शायद फेक है, लेकिन बाद में पता चला कि ये ऐसे बहुत से लोगों को सेम मेल आया था और वो लोग इंटरव्यू अटेंड भी किए थे। उनमें से ज़्यादातर लोगों का सिलेक्शन भी शायद हो गया था। हमारी एक जानी पहचानी दोस्त था, उसका एक दोस्त को भी ऐसे ही सिलेक्शन मिला था। हमको भी जानने को मिला था कि उसका आईबी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन बाद में जानने को मिला कि उसका रॉ में सिलेक्शन हो गया है। और हैरानी की बात यह है कि आईबी में सिलेक्टेड ज़्यादातर लोगों का पोस्टिंग, फास्ट पोस्टिंग, स्पेशली मेल्स कैंडिडेट का, उसका तो बाहर के राज्य में हुआ था और होता भी है। लेकिन ये जो फीमेल कैंडिडेट को रॉ में सिलेक्शन मिला था, इसको अपने होम स्टेट में ही मिला था, बस होम डिस्ट्रिक्ट नहीं था शायद। एक बहुत ही बॉर्डरिंग इंटरनेशनल बॉर्डर शेयरिंग डिस्ट्रिक्ट में, होम स्टेट में, जिसके साथ बहुत ही, जहाँ पर पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही वोलेटाइल है, अपनी खुद की स्टेट में मिला था आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। तो शायद ये इसीलिए किया गया था क्योंकि रॉ में सिलेक्शन शायद और भी ज़्यादा सीक्रेटिव उनको करना था, तो इसीलिए जिन जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ उन लोगों से बाद में कुछ लोगों को लिया गया था, उनको जो सही लगा था। तो किसी को भी कुछ नहीं मालूम और किसी को भी कुछ मालूम पढ़ना भी नहीं चाहिए और पढ़ने का कोई मौका भी नहीं है। तो ऐसे भी आपको उम्मीद आप रख सकते हो कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है और किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। और वेटिंग एट्रिशन रेट तो बहुत ही हाई है आईबी में, ये सभी को पता है। तो वेटिंग लिस्ट से भी 2-3 साल तक लोगों को बुलाया जाता है। आज के लिए तो फ़िलहाल बस इतना ही, लेकिन आपको अगर बंगाली या इंग्लिश में भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।